जेपीसी बनाया तो खाली दिखावे के लिए। मोदी जी काम करते हैं सब दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए और झूठ फैलाने। जो अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है सुप्रीम कोर्ट का, बेसिक स्ट्रक्चर। इवन जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी भी कोई बिल ऐसा पास नहीं कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करे सुप्रीम कोर्ट के। ये जो वक्त एक्ट है ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 300A का वायलेशन है। यहाँ के होम मिनिस्टर साहब ने कि दिल्ली में जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो प्राइम लोकेशन पर हैं, तो उनका क्या मकसद है? तो ज़मीनों को कब्ज़ा करना ही तो मकसद है, तो और तो कोई मकसद है नहीं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइम लोकेशन की और जो वफ़ की जो ज़मीन है उनको कब्ज़ा करना है, और गांव-गांव पूरे शहरों में इसके ज़रिए जो है आपस में फसाद कराना, झगड़ा कराना, ये एक मकसद है। ये कानून लागू हो जाता है तो इससे संविधान कमज़ोर होगा और लोगों का बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी होगा और मुल्क में एक बेइत्मीनानी की कैफियत भी पैदा होगी। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ठीक 2 बजे से सुनवाई चल रही है और इस वक्त तकरीबन 3:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटे से लगातार सुनवाई जारी है और अभी भी ये सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहाँ हमारी रिपोर्टर खुशबू अंदर मौजूद है जिन्होंने बताया कि पैर रखने तक की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस जगह पर सुनवाई हो रही है जगह नहीं बची है। पर यह तस्वीर देखने को सामने आई कि अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। तस्वीर सामने आई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, वहीं इसमें डॉक्टर जावेद किशनगंज के वो मौजूद हैं और इमरान मसूद हो, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हो, ये तमाम लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और तमाम तरीके से इनके वकीलों के ज़रिए बात रखी जा रही है। और तस्वीर सामने आई, कपिल सिब्बल ने इसकी शुरुआत की, जहां सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि हम सबकी सुनवाई को, सबकी रिट को एक साथ नहीं सुन सकते, इसलिए जो है हमें कुछ ही को सुनना पड़ेगा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आएंगी और ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या इस पर रद्द अमल होगा। जहां हम लोगों ने कई लोगों से बात की, जिसमें हमने बात की अमानतुल्लाह खान से। अमानतुल्लाह खान ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा वो भी आपके सामने रखा जाएगा और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि इसी बीच जब सुनवाई चल रही है तो जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से एक पैगाम जारी किया गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि किस तरीके से धार्मिक उल्लंघन किया जा रहा है हम वक्फ के मामले पर, किस तरीके से सरकार जो है अपनी नीयत को लोगों के सामने रख रही है। और इसी की असल में लड़ाई है जो वक्फ की ज़मीनों को हड़पने की एक साजिशें चली हैं। और इसी बीच ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में आया कि ये तमाम तंजीमें, तमाम पार्टियां जो हैं वो पहुंच रही हैं, आम मुसलमान क्यों नहीं इसके लिए अभी तक आगे आए हैं। तकरीबन ये तस्वीर सामने आई है कि 206 से ज़्यादा पिटीशन जो है वो डाली गई है, ऑनलाइन है और आज तकरीबन 10 पर सुनवाई हुई है, जिसमें कई एडवोकेट्स की टीम और कई लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जो कि आप देखेंगे कि कुछ देर में एक तमाम लोग सामने आएंगे तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ बातें रखी गई हैं। नहीं, देखिए, कोर्ट का काम सुनने का है, उनको सुनना है और भी इसके अलावा भी डाली जाएंगी, चूँकि इससे देश के सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे अदर मुस्लिम भाई जो हैं देश के सभी, उन सब के जज्बात को बहुत ठेस पहुंची है और इससे संविधान के मानने वालों का संविधान पर जो है वो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर खुदा न खास्ता ये कानून लागू हो जाता है तो इससे संविधान कमज़ोर होगा और लोगों का बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी होगा और मुल्क में एक बेइत्मीनानी की कैफियत भी पैदा होगी और लोग यही चाहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि देश की जनता इसको कबूल नहीं कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा बच गया है जहां से हमें न्याय मिल सकता है और ये सिर्फ हमें न्याय की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं सभी हिंदुस्तानियों के लिए, जो इक्वालिटी देती है,
right to freedom, right to religion, right to manage your own religious endowment वगैरह, वो धूमिल कर दिया इस मौजूदा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। तो हम लोग के पास और कोई चारा नहीं बचा। अगर इसको बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जो हमें न्याय देगी। क्योंकि मुसलमानों की मिल्कियत को लेकर के सवाल हो रहा है और ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर बेतहाशा कब्जा कर रखा है। क्या आप लोगों की तरफ से कोई ये मांग की गई है? क्योंकि हिंदुस्तान में कई सरकारी इदारे ऐसे हैं जो वक्फ की ज़मीनों पर बने हुए हैं। बिल्कुल, और ये जेपीसी में उठाया गया जो ठीक से दर्शाया नहीं जा रहा है। आज भी लाखों एकड़ अलग अलग डिपार्टमेंट ने कब्जा किया, अलग अलग लोगों ने किया, उसमें हर मज़हब के लोग हैं, ये नहीं कि मुसलमान नहीं हैं। तो आप जो 11 साल से हुकूमत में थे, आपकी सरकारें हैं, 70% सरकार आज भी आपके पास है। स्टेट वक्फ बोर्ड आप चलाते हैं, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है आपके अध्यक्ष हैं माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर। तो आपने क्या किया, क्यों नहीं सुधारा? और जो 2013 में कानून पास हुआ था तो उसमें तो आपका समर्थन था, आप उसको डाइल्यूट करके आप क्या करना चाहते हैं? ये तो साफ है कि आप ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं, अपने मित्रों को देना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ मर्ज़ी, जहाँ जब मर्ज़ी आप तनाव पैदा करना चाहते हैं कि समाज हर वक्त टर्मोइल में रहे और रोज़ी रोटी, नौकरी चाकरी, महंगाई की चर्चा ना करे। तो ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। अमेरिका के सैंक्शन से क्या हालत हो रही है और क्या क्या होगी, उसके वजह से आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो आपकी नीयत साफ़ नहीं है। तो हमारे पास तो, और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का बुलडोज करके आपने पास करा दिया जी, है ना। जेपीसी बनाया तो खाली दिखावे के लिए। मोदी जी काम करते हैं सब दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए और झूठ फैलाने के लिए। क्योंकि मोदी जी का जिक्र आपने किया है, क्योंकि मोदी जी का एक बयान भी तो सामने आया है कि पंचर बनाते मुसलमान नहीं दिखते, अगर वक्फ की ज़मीनों का सही इस्तेमाल होता तो। अरे भैया, मैं पूछ रहा हूँ कि पंचर बनाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको ख़राब लगता है कि कोई पंचर बनाए, आप चाहते हैं कि उसको एजुकेशन दें। तो 11 साल तो आपकी हुकूमत रही, आपने क्यों नहीं किया? 13 में तो आपकी सरकार ने सपोर्ट किया था, 11 साल क्यों नहीं किया आपने? क्यों आपने ये गलतियां होने दी? क्यों आपने ज़मीनें लेने दी और धीरे धीरे और कब्ज़ा कर रहे हैं? तो आपकी नीयत साफ़ नहीं है। आप बोलते तो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ़ नहीं है। अगर अभी भी आपने धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस को जो सरकारी फ़ंड है वो देना छोड़ दिया, अब गरीब आदमी प्राइवेट में कैसे जाएगा? तो आप ये सब गुमराह मत कीजिए। आप सही मायने में चाहते हैं तो जो 2013 में आपकी पार्टी ने जो समर्थन दिया था उसको आप बरकरार रखें और आप निगरानी करें, जो गड़बड़ करे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें हमें राहत मिलेगी और जो ये वक्फ तरमीमी बिल लेकर आए हैं आज उस पर रोक लगेगी। और हम अच्छे से सब लोग तैयारी करके आए हैं और काफ़ी सारी पिटीशन है और सारी ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से वक्फ की ज़मीनों को सरकार कब्ज़ा कर रही है, बल्कि करना चाहती है, उसके लिए हम लोग आए हैं। और आज उम्मीद है पूरी सुप्रीम कोर्ट से और पूरे मुल्क की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी और हमें पूरा भरोसा है। सर, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वक्फ के जो एसेट्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए युवा जो है पंचर बना रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि ये जो बिल है, जो कानून बन गया है अब, वो महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए वेलफेयर के काम करेगा उनके लिए। किस तरह से देखते हैं जो पीछे इसकी राजनीति, आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है? देखिए, जो ये खुद कहा यहाँ के होम मिनिस्टर साहब ने कि दिल्ली में जो 123 प्रॉपर्टी हैं वो प्राइम लोकेशन पर हैं, तो उनका क्या मकसद है? तो ज़मीनों को कब्ज़ा करना ही तो मकसद है, तो और तो कोई मकसद है नहीं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइम लोकेशन की और जो वक्फ की जो ज़मीन है उनको कब्ज़ा करना है और गांव-गांव पूरे शहरों में इसके ज़रिए जो है आपस में फसाद कराना, झगड़ा कराना, ये एक मकसद है। जिस तरह से ये कानून लेकर आए हैं वो तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। सर ये भी सर, आप भी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, पहले भी सुनने में आता रहा है कि जो बोर्ड से जुड़े लोग हैं ज़्यादातर उन्हीं से जुड़े लोगों के कब्जे जो हैं इन संपत्तियों पर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, बहुत सारे, जैसे दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने 298 प्रॉपर्टीज़ का किराएदारी मैंने कराई थी
और बाकी इन लोगों ने मुझे करनी नहीं दी। 2600 2200 कुछ किराएदार ऐसे हैं, 2228 किराएदार जो ये इन लोगों ने नहीं करने दिया, तमाम एजेंसियां पीछे लग गई। और हमने तो वेलफेयर के काम किए वहाँ, हम तो बेवाओं की पेंशन भी देते थे, गरीबों की मदद भी करते थे, लोगों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए। दिल्ली दंगों में हमने काम किया और जहाँ जहाँ ज़रूरत समझी, और ना हमने मज़हब देखा, हमने तो हर किसी, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, सबकी हमने वहाँ मदद की। और मैंने वहाँ रहते हुए ये महसूस किया कि जब मैं वहाँ था तो उस वक्त मैंने एक भी, जैसे 123 प्रॉपर्टी है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सारी अपने कब्जे में ले लिया था, तो मैं वहाँ था तो मैंने उसको चैलेंज किया और वो सारी ज़मीनें वापस मिली। वो नोटिफिकेशन उनका रद्द हुआ और सारी ज़मीनें वापस मिली। कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो वक्फ का था और वक्फ का ही रहेगा। और अगर आप मानिए जिस तरह का अब ये बोर्ड बना रहे हैं, जिस तरह इनके लोग हैं, अगर बीजेपी का आदमी वहाँ बैठा होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको चैलेंज करेगा। और उसी के बाद जब मैं वहाँ से आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उस पर आया, तो शाही ईदगाह का जब मसला आया तो उसके सामने का पार्क, वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है और जो डिविजनल कमिश्नर है, उसने जो एफिडेविट दिया कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। ऐसी नखुंजी एक मस्जिद है उसके अंदर, महरौली के अंदर, उस पर इन्होंने एफिडेविट दिया। कई सारे पार्क हैं और कोर्ट में चलते हुए, जैसे लाल मस्जिद के पीछे का इलाका है, वहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग इन्होंने बना दी, जबकि वो डिविजनल उसमें, जबकि वो चल रहा है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है आज भी, और वो ले लिया। अब 123 प्रॉपर्टी हैं, ये एक बड़ा मसला है, इसको ये सरकार कब्जा करना चाहती है। और इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर न जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हैं, जो वक्फ बाय यूज़र हैं, तो उसके अंदर विवाद पैदा करके ये लोग कब्जा करेंगे और कोई मकसद इनका नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब था तो सारे केसेस हमने जीते, और जब मैं नहीं था, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर भी क्लेम ख़त्म कर दिया। जब इनके लोग बैठेंगे और इनके ही ऊपर से सरकार किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगी, तो आप खुद सोचिए कि जो चेयरमैन है, जो इन्हीं का बिठाया हुआ है, बीजेपी की हुकूमत ऊपर से कोई क्लेम करे ज़मीन को और इन्हीं का चेयरमैन उसको कैसे चैलेंज करेगा? कोर्ट भी नहीं जा सकता। और ये सारे मेंबर जो ये मुस्लिम क्लोज है, जैसे इन्होंने पहले था कि इलेक्टेड एमएलए होना चाहिए, मुस्लिम इलेक्टेड एमएलए, मुस्लिम इलेक्टेड एमपी, जो ये मुतवल्ली था वो इलेक्टेड था, बार काउंसिल इलेक्टेड था, तो इलेक्टेड और मुस्लिम लफ्ज़ क्यों हटाया इन्होंने? ये इस पर समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसलिए हटाया क्योंकि ये जानते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 4 एमएलए हैं मुस्लिम, चारों के चारों आम आदमी पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का है या कांग्रेस का है या आरएलडी का है। ऐसे ही हरियाणा में कांग्रेस के हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के या दूसरी एनसीपी के हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी का कहीं एमएलए नहीं है, बीजेपी का कहीं एमपी नहीं है। तो दूसरी पार्टी के लोग बोर्ड के अंदर ना आए, इसलिए इन्होंने एमएलए इलेक्टेड और मुस्लिम एमएलए ख़त्म किया। अब नॉमिनेटेड कर दिया, वो अपना किसी को भी रख देंगे। ये नॉमिनेटेड मुतवल्ली है, वो किसी को भी रख देंगे। तो एक जनता जो चुन कर के भेजती थी, जो एक प्रक्रिया से आता था, वो इन्होंने हक छीन लिया। अब सब कुछ अगर नॉमिनेटेड होगा तो अपने हिसाब से लोग करेंगे। अब जनता के पास ये पावर थी चुनने की, चाहे वो एमएलए हो, एमएलए इलेक्टेड था, चाहे, और चेयरमैन भी इलेक्टेड हुआ करता था। ये सारे मेंबर 7 मेंबर आते थे, जिसमें से 4 इलेक्टेड होते थे, 3 नॉमिनेटेड होते थे, फिर उसमें से चेयरमैन इलेक्टेड होता था। वो सारा ख़त्म इन्होंने कर दिया। तो ये इसलिए हम लोग आए और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से ये वक्फ की ज़मीनों को कब्ज़ा करना चाह रहे हैं वो हम उसमें हासिल होगा। अब आप मुझे खुद बताइए, मैं एमएलए हूँ और मैं अगर चेयरमैन हूँ, तो अब अभी तक हमसे ऊपर जो आखिरी पावर थी, जो बोर्ड ऑटोनोमस बोर्ड ही है, पावर किसके पास थी? उसके बाद एलजी के पास पावर थी सुपरसीड करने को, बोर्ड को सुपरसीड करने को या उसके फैसले को सुपरसीड करने की पावर एलजी के पास थी। अब इन्होंने डीएम के पास दे दी। अब आप बताइए कि चेयरमैन से बड़ा तो डीएम हो गया ना, डीएम को फुल पावर दे दी। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। और डीएम तो जो सरकार का होगा, सरकार का जो पक्ष होगा उसी के साथ चलेगा, वो बोर्ड के साथ तो चलेगा नहीं। बोर्ड अगर दूसरे पक्ष का है या बोर्ड अगर इंडिपेंडेंट है, तो बोर्ड इंडिपेंडेंट है, अगर उसके फैसले को कोई भी चैलेंज करेगा और वो डीएम के पास जाएगा, तो डीएम तो सरकार के हिसाब से फैसले देगा। तो सरकार जो चाहिए, सरकार क्या चाह रही है आप भी समझ सकते हैं। तो ये जो बनाए गए हैं, जो एक्ट लाया है, जो इसमें तरमीम की गई है, वो कुछ चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। जैसे वक्फ बाय यूज़र है, जैसे 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए, जैसे डीएम को सारी पावर दे दी, जैसे मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी जो हटा दिया। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, जो जिस पर रोक लगनी चाहिए और पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या क्या मांगे रखी गई? जी देखिए, सरकारें जो हैं स्टेट, इसमें ये है जो रखी गई है कोर्ट में, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। इवन जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी भी कोई बिल ऐसा पास नहीं कर सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करे सुप्रीम कोर्ट के। ये जो वक्त एक्ट है ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 300A का वायलेशन है। सीधा हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया है इस बिल के अंदर। साहब जो बीजेपी के मंत्री हैं किरण रिजिजू कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सरकार के कामों में। सुप्रीम कोर्ट तो बना इसीलिए है ताकि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का पहले ड्यूटी है, ये खुद ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि ऐसे कानूनों को रद्द करे। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। कैबिनेट दाखिल की है कि पहले हमको सुना जाए उसके बाद कोई ऑर्डर पास सुना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना तो चाहिए सबको। लेकिन गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि सदन ने कानून बनाया, मानना तो पड़ेगा सबको। नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट को पावर क्यों दी गई है? वो कानून बना देंगे कुछ भी कि लोग सर्केबल चला करेंगे कल से, तो आप मानेंगे? 273 MP आ गए, मैं तो 400 MP आ गए, कानून बनाएंगे कि आप अपना मुंह काला करा करेंगे सुबह को उठ के, तो क्या करा करेंगे? नहीं ना। तो सुप्रीम कोर्ट बना इसीलिए है कि वो ऐसे सरकारों के लिए जो गलत कानून बनाते हैं उनको ख़त्म किया रहे।